Good morning to all of you. So let us start with method 4 on unit 4. Earlier मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ, ये 4th लेक्चर है यूनिट 4 के ऊपर। तो अभी भी हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए पहला मेथड था when one up of the integral is known इसमें आपके दो पार्ट आ गए थे कि या तो वो u e टू दी पावर x टाइप का हो सकता है या वो x स्क्वायर ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट में आपको पता चल गया था बाय रिडक्शन बाय नॉर्मल फॉर्म। और अब थर्ड मेथड है, इसी को बोलते थे चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब है y और इंडिपेंडेंट का मतलब है x। डिपेंडेंट वेरिएबल इसके दोनों तीनों नाम थे और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम करेंगे चेंजिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो ये है हमारे पास तीन मेथड। अभी फोर्थ मेथड भी आएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो जैसे आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वो आप यूज कर लीजिएगा मेथड, ठीक है। तो चलिए आज हमारा टारगेट क्या है, चेंजिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए सो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy is equals to r। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी। अब आपको क्या करना है, इस बार x को चेंज करना है। तो चलिए सो लेट अस चेंज, लेट x बी चेंज्ड विद z। तो आपको x को सपोज करिए z में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, d ओवर dy बाई dx को कैसे चेंज करेंगे हम, dy ओवर dz इंटू dz बाई dx। ठीक है, आप d2y बाई dx2 कैसे चेंज कर लेंगे, d2y बाई dx2 इसका क्या मतलब है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो इसके ऊपर d ओवर dx लगा दीजिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, d ओवर dz इंटू dy बाई dz इंटू dz बाई dx। देखिए हमने dy बाई dx ऑफ दिस और एक dz बाई dx एज इट इज रहेगा, प्लस अब की बार dy बाई dz एज इट इज एंड d2z बाई dx2। अब ये सब वैल्यूज वापस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वापस यहाँ रख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में वापस। सब्स्टिट्यूटिंग these values in 1 we get,
So what you have obtained? d2y by dz2 plus p1 dy over dz plus q1y is equals to r1 where, अब ये देखिए क्या बन गए सारे फाइनल इक्वेशन लिख दिए मैंने। p1 is what? d2z over dx2 plus p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, जो ये वाली टर्म थी इसे डिवाइड कर दिया है। q1 is equals to q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर and r1 is what? r upon dz by dx का होल स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा नया सब्स्टिट्यूशन होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है x से z के अंदर। अब देख रहे हैं आप यहाँ z आ गया है इंस्टेड ऑफ x। अब आपको क्या करना है इस मेथड में, नेक्स्ट देख लीजिए वर्किंग रूल क्या होगा सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशन दी गई थी। अब आपको क्या करना है, ये जो q1 है इट इज नथिंग बट q अपॉन dz बाई dx स्क्वायर। कोशिश कीजिए कि ये सम फंक्शन ऑफ x है। हमने एज्यूम कर लिया कि ये रिलेशनशिप है q इज इक्वल्स टू सम पार्ट ऑफ kfx। अगर सम पार्ट है kfx का मतलब कांस्टेंट है तो जस्ट कम बैक। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो dz by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम q से q इज सम फंक्शन ऑफ x, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास q में dz by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू fx और इसे आप अंडर रूट लेने के बाद, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन को ओमिट कर दिया है, ठीक, ओमिट करने से यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। So dz by dx is nothing but k time of some function of x और इससे हमारा निकल जाएगा z। अल्टीमेटली हमें सबसे पहले z निकालना है, q को सम क्वांटिटी ऑफ fx मानते हुए जिससे कि वो कांस्टेंट बन जाए q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर और उससे z निकाल के आप जो इक्वेशन है वापस आइए, यहां से z निकालिए, इस z की हेल्प से ये p1 और ये r1 निकाल के वापस इक्वेशन में रखिए और सॉल्व करिए। देखिए स्टेप 4 क्या था, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, इस इक्वेशन के कन्वर्जन से आपको ये मिल गया। सो q1 इज क्या, कांस्टेंट। सबसे पहले q1 को कांस्टेंट मानते हुए आपने जो सॉल्व कर लिया, देखिए सम फंक्शन ऑफ आपने मान लिया ना प्लस माइनस के, इरेज कर देती हूँ, जस्ट मैंने ये आपको बताने के लिए रखा जिससे कि ये कांस्टेंट नंबर आ जाए और कांस्टेंट से आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाए बस। फिर P1 निकालेंगे जो कि मैंने बताया, ये P1 और R1 निकाल के आप सीधा सा सॉल्व कर सकते हैं। फिर Z में जो वैल्यू निकलेगी उसे X में वापस रख के आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोबारा से बता देती हूँ मैं। हमें क्या करना है इस मेथड में, जो ये आपने सिंप्लीफिकेशन किया है, मुझे किसी भी तरह Q1 को एक कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो कांस्टेंट मानते हुए देखिएगा कि Q में कोई कांस्टेंट है या कुछ भी है जिससे कि मेरा Q अपॉन dz by dx स्क्वायर कांस्टेंट बन जाए और यहाँ से z इजीली निकल पाए। इस z के मिलते ही मुझे यहाँ P मिल जाएगा, नया P1 कहा है जिसे मैंने, पुराना ये ओल्ड P, z का dz by dx करेंगे और d2z by dx2 करेंगे अपॉन dz by dx स्क्वायर से डिवाइड करके, तो ये P1 मिलेगा। Q1 ऑलरेडी कांस्टेंट ले लिया आपने, तो तुरंत आप R1, और यहाँ ये भी कोशिश रहती है कि जनरली P1 0 बन जाए, और जैसे ही जब P1 0 बनता है तो
हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि Q1 कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिकली कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली बन जाती है। ठीक है, तो ये हमें स्टेप करनी है। चलिए क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या था मेथड। सॉल्व d2y over dx2 plus cot x dy by dx plus 4y cosec square x is equals to 0। देखिए, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पहले आपके माइंड में आना चाहिए विच काइंड ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड। जनरली जहां पे ये q इस टाइप का होगा जिससे कि होल स्क्वायर बन रहा हो, वो ये मेथड जनरली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो p because स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन, so there is no problem, all the coefficient can be directly determined। R is also 0। okay, so now the first step 1, by changing the independent variable x to z, equation 1 becomes, ये देखिए मैंने आपको तीनों मेथड में डेरिवेशन बताए हैं जस्ट फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, कि आपको ये पता रहे कि डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हो गया। अदरवाइज आप क्वेश्चन में तो केवल फॉर्मूला ही यूज करेंगे बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम टू फर्स्ट डिराइव द फॉर्मूला एंड देन यूज। आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए और यूज करिए, जो मेथड आपको बोला गया है उस मेथड को अप्लाई करिए। plus p1 dy by dz plus q1 y is equals to 0, where अब आपको बताना भी तो पड़ेगा p1 क्या है। p1 is d2z over dx2 plus p dz by dx upon dz by dx का whole square। q1 is what? q upon dz by dx का whole square and r1 is new r1 is already 0, तो मैंने already r1 0 लिख भी दिया है। so q1 को let us assume की कांस्टेंट। स्टेप 2 आते ही तुरंत आपको क्यों ले रहे हैं कि ताकि आपका z से इजीली, कहां से सॉल्व हो सकती थी z यहीं से सॉल्व हो सकती थी आसानी से, तो इसलिए आपने यहां से लिया। चूज z in such a way that q1 is equals to constant। ओके, तो q1 की वैल्यू क्या है आपके पास? q 4 cosec square x अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब समटाइम पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी 1। देखिए इसमें आपकी टोटली डिपेंड करता है सॉल्यूशन। अगर ये 2 होता तो आप √2 को ना लेके यहाँ 2 कांस्टेंट मान लेते, और अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो जनरली आप उसको यूनिटी भी मान सकते हो बिकॉज कांस्टेंट इज इन योर हैंड।
तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके कोशिश में ये 2 होता तो आप इसे √2 नहीं बनाते, तब आप कांस्टेंट को 2 ले लेते। यहाँ 2 cos स्क्वायर x होता, और अगर ये खाली cos x स्क्वायर रहता तब भी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे कोशिश करना है कि परफेक्ट स्क्वायर मेंटेन रहे। You have to choose constant in such a way. Okay. So this implies 4 cosec square x is equals to dz by dx का होल स्क्वायर। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, हमें ऑलरेडी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दिस implies dz by dx is nothing but 2 cosec x. ओके, तो z इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dz is nothing but 2 cosec x dx. Integrating both sides, z is equals to 2 log 10x by 2. cosec x का होता है इंटीग्रेशन log 10x by 2. तो आपके पास 2 तो एज इट इज मेंटेन रहा, तो ये आ गया आपका। However, आप 4 भी ले सकते हैं ताकि आपका ये 2 ही फिनिश हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं। नाउ अब देखिए स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, P1 को हमें 0 बनाने की कोशिश करनी है, इसीलिए हमने ये ऐसा चूज किया। नाउ P1 इज इक्वल्स टू, जो कि क्या है, d2z by dx2 प्लस ओल्ड p dz by dx। तो dz by dx तो 2 cosec x है अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन यहीं से कर दीजिए, ये तो दिया ही हुआ था। सो ये क्या आ गया, -2 cosec x cot x प्लस p क्या था ऑलरेडी, वापस जाके एक बार p देख लेते हैं, cot x cot x 2 cosec x। देखिए एक बात यही बता दूं मैं, यदि आपने 4 भी लिया होता तो तब भी ये सेम ही रहता, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 cosec x अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। 2 cosec x cot x, 2 cosec x cot x, so 0. P1 is equals to 0. That was our aim also. हम ये चाहते भी थे कि P1 हमारा 0 आ जाए। ओके, तो नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, therefore by न्यू इसलिए कह रही हूँ कि जो अब मिले हैं P1 Q1 and R1, our differential equation becomes, क्या बन गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, वापस चलते हैं देखते हैं, हमने क्या कहा था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2y by dz2 plus p1 and q1 y equals to 0. So d2y by dz2 plus 0 dy by dz z प्लस Q1 को तो आपने कांस्टेंट 1 माना था, 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। नया Q1 तो 1 ही था ना, क्योंकि आपने कांस्टेंट में सीधा 1 ही ले लिया। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसे यहाँ 1 लिख भी देते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते थे, तब भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज आता है। सो दिस इम्प्लाइज d2y over dz2 plus y is equals to 0. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर with constant coefficient.
ठीक है। तो सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। दोबारा से याद कर लीजिए। तो जब इक्वेशन हमारी ऐसी फॉर्म की होती है, ऐसे देख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m is again plus minus iota, so solution can be written as y is equals to c1 cos x plus c2 sin x। हम ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा y is equals to c1 cos, यहाँ x होता था तो x आ जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है z, cos z प्लस c2 sin z। अब z देख लेते हैं, z तो हमने निकाला ही था, z is 2 log 10x/2। चलिए यहां रख देते हैं c1 cos 2 log 10x/2 प्लस c2 sin के अंदर ही है, ये साइन का एंगल है 2 log 10x/2। एक काम करते हैं, इसे साइन सी प्लस c2 साइन लिख देते हैं, सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आया। आप देखिए x में कन्वर्ट हो चुका है, y और x में सॉल्यूशन आ गया, जस्ट आपने इसको चेंज किया। अगर आप उसे चेंज नहीं करते तो यहाँ आ जाता c1 cos 2x और x की वैल्यू ये होती, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई सा भी मेथड यूज करेंगे तो भी। तो ये आपका फाइनल आंसर आया उस क्वेश्चन के साथ। सो दोबारा देख लीजिए, इस मेथड में हमारा क्या था, हम यहाँ Q को, तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, देख लीजिएगा कि Q कुछ स्क्वायर फॉर्म में हो, क्योंकि हमें ये कांस्टेंट लेके आना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। सो जिसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो जनरली ये स्क्वायर फॉर्म का होगा, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। और अर्लियर मेथड भी जनरली एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा। सबसे पहले Q1 को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे, उस z की वैल्यू के साथ P1 0 हो जाना चाहिए या कोई कांस्टेंट, उसके बाद आप तुरंत इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ से ऑक्सिलरी निकाली, क्योंकि CF प्लस PI होगा ना, CF प्लस PI मेथड होंगे, CF यहाँ पर निकाल लेंगे, PI निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट साइड 0 है। So that is the final answer. So hope you all are watching this video. तो देखते रहिएगा आप। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लेके आएंगे और वही लास्ट मेथड होगा, इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बी रेगुलर।